पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन डिस्कस करेंगे जेईई 2020 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के जनवरी अटैम्प्ट के क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जेईई मेन 2020 जनवरी अटैम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज अपन उसे डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि छोटे चैप्टर क्यों उठा रहे हैं बाबा जी। ये छोटे जरूर हैं यार, लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि छोटा फटाका और बड़ा धमाका, ठीक है, उसी तरीके से है ये कि यहां पर ये छोटे चैप्टर हैं लेकिन लगातार क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से तो भाई हर एक पेपर में, लगभग हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन पक्का है। और वो भी क्वेश्चन कौन सा, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो भाई इतने आ रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भाई न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल बनेंगे, लेकिन भाई सबसे ज्यादा जेईई 2020 में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखे गए थे। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जनवरी अटैम्प्ट में जेईई मेन 2020 में हमसे क्या सवाल पूछे थे और कितनी रफ्तार के साथ उन सवाल का अपन जवाब दे सकते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पहला सवाल देखा जाता है आज 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन क्लोरोफेनिकोल इज। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड था कि क्लोरोफेनिकोल में कितने कायरल कार्बन हैं भाई। तो सबसे पहली बात तो अपन देखते हैं कि क्लोरोफेनिकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लोरोफेनिकोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है भाई। अब हमें कायरल कार्बन ढूंढने हैं, ठीक है। अब कायरल कार्बन की बात करें तो ये जो रिंग वाले हैं वो तो कायरल कार्बन हो नहीं सकते, इनकी 4 डिफरेंट वैलेंसी है नहीं है। अब इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखो, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है। अब इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी हैं या नहीं, कि एक क्या है कि OH है, एक क्या है कि ये रिंग वाला पूरा है, एक क्या है कि ये पूरा है, और एक क्या होगा, H होगा। मतलब ये हमारा क्या होने वाला है, कायरल सेंटर होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर ये दूसरा जो कार्बन है इसके पास वाला, उस कार्बन को भी थोड़ा गौर से देखो। ये जो कार्बन है भाई उसकी एक वैलेंसी तो ये पूरा, ठीक है, एक वैलेंसी क्या हो जाएगा कि ये पूरा, और एक वैलेंसी क्या हो जाएगा कि ये पूरा, और एक क्या होने वाला है, हाइड्रोजन। तो इसकी भी 4 डिफरेंट वैलेंसी आ गई, मतलब ये भी कायरल सेंटर हो गया। ये कार्बन कायरल सेंटर हो नहीं सकता, ये कार्बन कायरल सेंटर हो नहीं सकता, रिंग के कार्बन कायरल सेंटर है नहीं है। तो टोटल कायरल कार्बन कितने हैं, ठीक है, हमें कायरल कार्बन ढूंढने थे, कायरल सेंटर नहीं, कायरल कार्बन कितने हैं, कि यहां पर देखेंगे तो कायरल कार्बन कितने आ रहे हैं कि 2। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा कि कायरल कार्बन कितने हैं भाई, कि 2 इसके कायरल कार्बन्स हैं भाई। तो ये पहला सवाल था 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल था। सिर्फ आपको क्लोरोफेनिकोल का स्ट्रक्चर पता होता तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी रफ्तार से खेल जाते, लेकिन कई सारे बच्चों को क्लोरोफेनिकोल का स्ट्रक्चर ही नहीं आता था, और स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो भाई ये सवाल आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट करने वाले हैं। तो इनके जो स्ट्रक्चर हैं, देखो अपन ने बायोमोलिक्यूल देखा, बायोमोलिक्यूल में भी क्या थे, भर भर के न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, वहां पर भी स्ट्रक्चर के साथ खेले हैं वो, ठीक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हैं वो, तो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो पहला सवाल था भाई 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस तरह का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास देखा जाता है 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन एस्पार्टेम इज। एस्पार्टेम आप जानते हो क्या होता है भाई, स्वीटनिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें भी वो स्ट्रक्चर के साथ खेला है कि एस्पार्टेम में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं। तो सबसे पहले तो अपन एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। कि एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है भाई, ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। अब यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखने, ठीक है। तो यहां पर ये कार्बन है भाई, ये कार्बन की अगर बात करें तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होने वाला है कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा है मतलब ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये वाले कार्बन को अगर देखें तो ये कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 1, 2 और 2 हाइड्रोजन वाले 4, मतलब ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हमें sp2 ढूंढना है। नेक्स्ट वाला कार्बन को देखो, ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन वाला, मतलब ये भी क्या होगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा।
इसके पास वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन को जब आप देखोगे तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं कि एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा और तीसरा सिग्मा ये रहा, मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होने वाला है। इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसके तो 4 सिग्मा आ रहा है, मतलब sp3 है। ये वाले कार्बन को देखोगे इसके भी 4 सिग्मा आ रहा है, मतलब ये भी sp3 है। और रिंग वाले को देखोगे तो रिंग वालों के कोई सा भी कार्बन देख लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये जितने भी हैं भाई, ठीक है, इसको आप ऐसा भी बना सकते हो ना, कैसा कि ये और ये, ठीक है। तो इस कार्बन को अगर देखोगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो यहां पर 1 2 और 3 सिग्मा होने वाले हैं और 3 सिग्मा होने वाले हैं, तो ये यहां का हर एक कार्बन क्या होने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज होने वाले हैं। तो यहां पर आपके पास ये sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन होने वाले हैं। इस वाले कार्बन को देखोगे तो ये वाला कार्बन भी क्या होने वाला है कि 1 2 और 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइज। तो कितने हुए भाई कि एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और ये 6 sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो आपके पास कितने होने वाले हैं कि 6 7 8 और 9, तो टोटल 9 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है हमारे पास, ठीक है। एस्पार्टेम के स्ट्रक्चर में हमारे पास टोटल 9 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब आपसे sp2 ना पूछकर sp3 भी पूछ सकता है भाई, ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता है तो रफ्तार से खेल सकते हो, अगर स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है भाई, ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर उस टाइम पे याद नहीं आया तो इस क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन क्वेश्चन में क्या होता है, गलती होने के ज्यादा चांसेस। और सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है कि इन क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास 2021 में, उनमें इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि अगर तुम छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं, मतलब तुम्हें मजबूरी में इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि इनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करो यार। स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर हैं जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हैं, क्लोरोफेनिकोल है, जो एंटीबायोटिक हैं, उनके स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा दिमाग में रखना स्टार्ट करो। जो आपके डिटर्जेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर आप दिमाग में रखो, क्योंकि लगातार वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको स्ट्रक्चर पता है तो रफ्तार से खेल सकते हो, और स्ट्रक्चर नहीं पता तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप गलती कर दोगे उन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस तरह का आया था केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से हमारे पास आता है भाई 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था भाई। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में वो सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन इज, कि पेनिसिलिन में कायरल सेंटर कितने हैं भाई। तो सबसे पहले तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब यहां पर अपन को कायरल सेंटर ढूंढने हैं, ठीक है। अब कायरल सेंटर की अगर बात करें तो ये हमारा कार्बन तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर इस कार्बन को अगर थोड़ा गौर से देखो आप इस कार्बन को, तो इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी है। एक तो ये पूरा ग्रुप, ठीक है, और एक ये वाला, एक ये वाला और एक क्या होने वाला हाइड्रोजन, मतलब ये इसका कायरल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि सेम वैलेंसी आ गई है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप इस कार्बन को देखते हो, आप अगर इस कार्बन को देखो तो यहां पर क्या होने वाला है, एक H होने वाला है, एक COH, एक ये और एक ये होने वाला है, मतलब ये भी हमारा क्या होने वाला है, कायरल सेंटर होने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर अपन इस कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को अगर देखें तो इस वाले कार्बन में एक वैलेंसी हमारी क्या होने वाली है, एक हाइड्रोजन होने वाला है, एक पूरी वैलेंसी ये, एक दूसरी ये और तीसरा ये, मतलब ये भी हमारा क्या होने वाला है, कायरल सेंटर होने वाला है। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में टोटल हमारे पास 3 कायरल सेंटर आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहां का आंसर क्या जाएगा कि भाई 3 हमारे पास कायरल सेंटर होने वाले हैं पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह का जो भी आप देख रहे हो भाई स्ट्रक्चर बेस्ड है। अगर स्ट्रक्चर आता है तो खेल जाओगे और स्ट्रक्चर नहीं आता तो अटक सकते हो, तो स्ट्रक्चर दिमाग में रखने। तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का आता है केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था यार 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, ए केमिस्ट हैज 4 सैंपल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर A, B, C and D. To identify these sample, he performed certain experiment and noted that the following observation.
पहली ऑब्जर्वेशन उसने ये नोटेड करी कि ए एंड डी बोथ फॉर्म ब्लू वॉयलेट कलर विथ निनहाइड्रिन। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने करी कि लाइसजीन एक्सट्रैक्ट ऑफ सी गिव्स पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट एंड नेगेटिव Fe4 FeCN का होल 6 टेस्ट। थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने ये ऑब्जर्व करी कि लाइसजीन एक्सट्रैक्ट ऑफ बी एंड डी गिव पॉजिटिव सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपको बताना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है। अब इन ऑब्जर्वेशन को थोड़ा गौर से देखें। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ए एंड डी बोथ फॉर्म ब्लू वॉयलेट कलर विथ निनहाइड्रिन। अगर ब्लू वॉयलेट कलर निनहाइड्रिन के साथ दे रहा है, एक बात तो साफ है, अगर ब्लू वॉयलेट कलर दे रहा है तो वो क्या होना चाहिए? अमीनो एसिड का क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए, क्योंकि वही ब्लू वॉयलेट कलर फॉर्म करते हैं निनहाइड्रिन के साथ। अमीनो एसिड डेरिवेटिव होना चाहिए। मतलब ये जो ए और डी है वो आपका सुक्रेलोज नहीं हो सकता है। क्योंकि सुक्रेलोज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुक्रेलोज तो आपका सैकेराइड डेरिवेटिव है, सैकेराइड डेरिवेटिव होता है। मतलब जो आपका ए और डी है वो सुक्रेलोज नहीं हो सकता। पहली ऑब्जर्वेशन से आपके दो ऑप्शन हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर सेकंड। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए हट गए क्योंकि आपका जो ए और डी है वो आपका सुक्रेलोज नहीं हो सकता है। मतलब दो ऑप्शन हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि लाइसजीन एक्सट्रैक्ट ऑफ सी गिव्स पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट एंड नेगेटिव Fe4 FeCN6 टेस्ट। अगर लाइसजीन एक्सट्रैक्ट पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है AgNO3 के साथ, ठीक है, लाइसजीन एक्सट्रैक्ट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद AgNO3, ठीक है। अब C जो है, ठीक है, AgNO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें Cl क्या होना चाहिए? Cl क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। Cl क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। और नेगेटिव टेस्ट दे रहा है किसके साथ? Fe4 FeCN का होल 6 के साथ। इसका मतलब यह है कि उसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या होनी चाहिए? अब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एक तो आपका C में, C जो है उसमें Cl प्रेजेंट होना चाहिए और नाइट्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। नाइट्रोजन अब्सेंट है, नाइट्रोजन अब यहां पर प्रेजेंट किस किस में है कि एस्पार्टेम में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सैक्रीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपका एलिटेम में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मतलब ये C नहीं हो सकते हैं, ये C नहीं हो सकते। तो C क्या हो सकता है भाई? सुक्रेलोज हो सकता है। सुक्रेलोज में Cl तो प्रेजेंट है लेकिन आपका जो नाइट्रोजन है वो अब्सेंट है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि C आपका क्या होने वाला है? सुक्रेलोज होने वाला है सेकंड ऑब्जर्वेशन से। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? लाइसजीन एक्सट्रैक्ट ऑफ बी एंड डी गिव पॉजिटिव सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। लाइसजीन सॉल्यूशन ऑफ बी एंड डी अगर पॉजिटिव नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उनमें क्या होना चाहिए? सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए? सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए। अब सल्फर किस किस में प्रेजेंट है यार? सल्फर आपका एक तो सैक्रीन में प्रेजेंट है और दूसरा आपके पास एलिटेम में प्रेजेंट है। मतलब बी और डी आपके सैक्रीन और एलिटेम हो सकते हैं। सी आपका क्या निकला है? सुक्रेलोज निकला है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में सी आपका सुक्रेलोज है, ठीक है, और आपके थर्ड ऑप्शन में भी सी क्या है? सुक्रेलोज है। बी और डी क्या हो सकते हैं? बी और डी सैक्रीन और एलिटेम हो सकते हैं। अब जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में डी आपका एस्पार्टेम बता के रखा हुआ है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर पहला, जिसमें ए क्या है? एस्पार्टेम है, बी आपका सैक्रीन है, सी आपका सुक्रेलोज है एंड डी आपका क्या है? एलिटेम है। बी और डी क्या हो सकते थे? सैक्रीन एंड एलिटेम, ठीक है, और सी आपका सुक्रेलोज। जो ए बचा था वो क्या था आपके पास? एस्पार्टेम। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर से एक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था कि अगर आपको ये टेस्ट थोड़े से दिमाग में होते तो आप खेल सकते थे इन टेस्ट के साथ, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट क्या होता है, जब अपन तैयारी करते हैं तो इन टेस्ट को बारे में अपन भूल जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो इन टेस्ट को दिमाग में रखना है भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से अपन जब पहले के पेपर देखते थे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बहुत नॉर्मल से या फिर बहुत सरल टाइप के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जब ये क्वेश्चन आया भाई, कई सारे स्टूडेंट का दिमाग घुमा दिया उसने, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से ये जनवरी अटेम्प्ट में टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हो आप कि आपके स्ट्रक्चर पे बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप खेल सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड में, और स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप थोड़ी सी गलती कर सकते हो उस केस में, ठीक है। तो आज अपन ने जनवरी अटेम्प्ट के देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि सितंबर अटेम्प्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कितनी रफ्तार के साथ उनके साथ अपन खेल सकते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।